हेलो गाइस, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और एज ऑलवेज आज ब्राजील का मैच था और एंग्री सादिक कैम जो है वो हमारे साथ हैं, सादिक भाई। और ब्राजील के मैच के ऊपर डिस्कशन करते हैं। काफी कन्विंसिंगली जीत गई ब्राजील साउथ कोरिया से, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। जापान और क्रोएशिया का बहुत अच्छा मैच था। आई थिंक दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा मैच खेला, पेनल्टीज के ऊपर गया और इवेंचुअली एक्सपीरियंस यहाँ पे क्रोएशिया का काम आया। और जापान ने बहुत ही मीडियोकर पेनल्टीज ली और क्रोएशिया ने बहुत ज्यादा, मतलब यार, मतलब क्रोएशिया की पेनल्टीज के ऊपर मैं क्या बात करूं। मतलब जापान की पेनल्टीज, जब आप पहली 2-3 पेनल्टीज इस तरह की ले लेते हैं तो वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, राइट। और फिर ऑपोजिशन टीम के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आया तो उनको पता होता है कि देयर इज मार्जिन फॉर एरर, राइट। तो आई थिंक जापान अच्छा खेली, सादिक भाई। जापान के पास बेहतरीन चांसेस थे। ऑब्वियसली दे स्कोर्ड फर्स्ट, फिर पेरिसिच ने स्कोर किया। दे हैड द चांसेस, क्रोएशिया के पास भी चांसेस थे। बट इट वाज अ वेरी वेरी क्लोज गेम, और पहला गेम जो कि एक्स्ट्रा टाइम के ऊपर गया और पेनल्टीज के ऊपर गया, इट वाज अ वेरी केजी गेम। बिल्कुल उस्मान भाई, अगर आप मैच देखें तो इट वाज मतलब जापान ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया और जापान ने थोड़ा सा टैक्टिकल स्विच किया था आज। उन्होंने जिसे हम कहते हैं चीसे बच्चे, एक दो चीसे बच्चे उन्होंने पहले आज गिरा दिए। स्टार्टिंग लाइनअप में डाल दिए थे, जिसका उनको फायदा भी हुआ क्योंकि उनकी पेस जो है वो काफ़ी बॉदर कर रही थी क्रोएशियन डिफेंस को, और उन्होंने स्कोर भी किया। लेकिन ये ज़रूर होगा कि उनको दे विल रिग्रेट कि उन्होंने पहले हाफ में और सेकंड हाफ के शुरू में उनके पास दो तीन और अच्छे चांसेस थे जिसपे वो एक आध गोल और स्कोर कर सकते थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि भाई एक्सपीरियंस जो है क्रोएशिया का, कुछ चेंजेस किए उनके मैनेजर ने, और साथ ही मतलब मॉड्रिच का एक्सपीरियंस और आपके बाकी प्लेयर्स का एक्सपीरियंस काम आया। मिडफील्ड में उन्होंने ज़्यादा कॉम्पैक्ट हुए, थोड़ा मिडफील्ड में सेकंड बॉल्स विन करना शुरू की ज़्यादा। गेम को थोड़ा उन्होंने अपनी पेस पे लाया। जब उन्होंने मिडफील्ड में जब कंट्रोल लिया तो क्रोएशिया ने गेम को स्लो डाउन किया और थोड़ा अपनी पेस पे लेके आया सेकंड हाफ में। और उन्होंने फोर्स किया जापानीज टीम को और ज़्यादा प्रेस करने पे, क्योंकि उन्होंने बॉल रखना शुरू की थोड़ी अपने पास। तो उससे जो है ये हमने देखा कि जापानीज टीम थोड़ी सी आपको गेम के एंड तक थकती भी नजर आई। और एक्स्ट्रा टाइम में तो आपको दिखा कि भाई जापान काफ़ी थक गई थी, लेकिन उसके बावजूद दो आई थिंक दो या तीन अच्छे चांसेस बनाए थे एक्स्ट्रा टाइम में जापान ने, जो उनको फिनिश कर देने चाहिए थे। और सिमिलरली एक आध चांस क्रोएशिया का आया था, लेकिन क्रोएशिया का सेकंड हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम में ये लग गया था कि दे आर ट्राइंग टू टेक इट इनटू पेनल्टीज, तो वहां पे एंड जापान वाज टायर्ड। मतलब आपको दिख रहा था कि वो टीम जो है खत्म, मतलब एक्स्ट्रा टाइम खत्म होते होते तक थक गई थी, और वो उनकी पेनल्टीज में भी नजर आया कि उस तरीके की पेनल्टीज उन्होंने नहीं ली। आई थिंक सादिक भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे हिसाब से जापान के पास चांसेस थोड़े से ज्यादा थे, क्रोएशिया के पास भी चांसेस थे, लेकिन बहुत अच्छे थ्रू आउट द नाइट, मतलब एक्स्ट्रा टाइम तक भी, जैसे आप कह रहे हैं। उन्होंने अपने चांसेस नहीं दिए। यार 45 मिनट्स में तो मैं तो आई थिंक बाबा की स्ट्रीम पे बैठ के कह रहा था कि यार मैंने इससे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन ना अभी तक वर्ल्ड कप में किसी टीम की नहीं देखी। मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जितना वो बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर अटैक कर रहे थे और पोजीशन ओवरलैपिंग रन चल रहे थे, मिडफील्ड कॉम्पैक्ट थी, ठीक है, और पोजीशनिंग वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, राइट। मतलब इतना ज्यादा डिसिप्लिन था जापान की टीम में कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी पोजीशनिंग क्या है, राइट। तो जिसकी वजह से वो बॉल भी रिकवर कर रहे थे। तो 45 मिनट्स तो शुरू के बहुत अच्छे थे जापान के। उसके बाद आई 100% एग्री, आहिस्ता-आहिस्ता जैसे गेम आता गया, आगे जाता गया, क्योंकि वो प्रेस कर रहे थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भाग रहे थे, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी लेग्स जो है वो जाती रही। और स्पेशली जब आपने पेनल्टीज़ के अंदर देखा तो इट वाज़ वेरी, मतलब सॉफ्ट, मतलब ऐसा लग रहा है पूरी किक ही नहीं लग रही। दूसरी तरफ क्रोएशिया ने क्या किया, क्रोएशिया ने अपने एक्सपीरियंस प्लेयर निकाल के फ्रेश लेग्स डाली, स्पेशली एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। और वो वाली चीज़, एक्सपीरियंस एंड ऑब्वियसली प्लस दीज सब्स्टिट्यूशंस जो कि एक एनर्जी लेके आते हैं। साथ ही भाई ऐसा बहुत दफा होता है कि आपका जब बॉडी टाइट होती है तो इवेंचुअली आपका माइंड भी उसी तरह ही चलता है, राइट। और जब आपका माइंड टाइट हो जाए तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन पेनल्टी शूटआउट, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने जो सब्स्टिट्यूशन भी किए वो सारे अपने पेनल्टी टेकर्स भी लेके आए थे, और थोड़ा लेके जल्दी उनको उन्होंने फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ शुरू होते ही लेके आ गए। विलासिच ने पेनल्टी ली थी, पैसलिच ने ली थी पेनल्टी, जिसने विनिंग पेनल्टी मारी। तो सारे प्लेयर जो हैं वो ऐसे टाइम पे लाए कि उनको रवानी भी मिल जाए, जैसे 15 मिनट 15-16 मिनट खेल भी लें, रिदम में आ जाए और वो। हाँ, और वो रिदम में आ जाए, ताकि उनको अगर पेनल्टी लेनी हो तो ऐसा नहीं हो जैसे हमने पिछले साल यूरो में देखा था कि वो फाइनल में सैंचो वगैरह को बिल्कुल एक किक पहले लेके आए थे खत्म होने से, तो वो वार्म अप ही नहीं हुआ था उनका, तो उसने वो उनकी आपने फिर पेनल्टी किक्स भी देख ली।
और बस यही कि मतलब एक्सपीरियंस काउंट कर गया क्रोएशिया का, क्योंकि क्रोएशिया जो है जब भी एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज में खेली है शायद ही हारी है एक आध अगर मैच, पिछले वो बहुत स्पेशली 4-5 साल को देखें आप। हाँ, तो इस सिनेरियो में दे आर वेरी वेरी गुड। So guys, this was Croatia. Croatia are through into the quarters and जापान are out, जिन्होंने स्पेन को हराया, जर्मनी को हराया और अपना ग्रुप टॉप किया था। और सारी एशियन टीम्स जो है वो अब बाहर हो चुकी हैं। साउथ कोरिया नेक्स्ट एशियन टीम तो बात करते हैं, ब्राजील वर्सेस साउथ कोरिया, राइट? ब्राजील विद अ थंपिंग 4-1 विन। इससे भी ज्यादा हो सकते थे। एब्सोल्युटली अमेजिंग फर्स्ट हाफ, बेहतरीन फिनिश थी यहाँ पे विनीशियस की। आप रिचार्डसन की बात कर लें, आप नेमार की बात कर लें, गुड टू सी नेमार बैक, ही इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम। और आज हमने देखा भी एवरीथिंग गोज थ्रू हिम। फिर रफीनिया वाज, मतलब रफीनिया का बेहतरीन असिस्ट था टुवर्ड्स विनीशियस। उसके पास अपने मतलब गोल तो वो बना रहा है, हमने बारसा में भी देखा कि वो गोल बड़े प्यारे बना देता है, बट ही हैज टू आल्सो फिनिश, जो कि सेकंड हाफ में एक अगर ये चीज एक इंप्रूव हो जाए ना, मतलब फ्रंट फोर की ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक बहुत बेहतरीन फ्रंट लाइन बन जाएगी और बहुत ज्यादा थ्रेटिंग ऑलरेडी है। सादिक भाई, आई थिंक इसमें कोई बहुत ज्यादा तो था नहीं, स्टार्टिंग 11 के अंदर भी बहुत ज्यादा सरप्राइजेस नहीं थे। पकेटा खेल रहे थे, आई थिंक एक ही था कि पकेटा खेलेंगे या फिर ब्रूनो गुमेरेश खेलेंगे, पकेटा खेल रहे थे। एक छोटा सा सरप्राइज, मतलब सरप्राइज क्या था, वो तो मजबूरी थी उधर खिलाना। वो ये था कि जैसे लेफ्ट बैक हमारे दोनों इंजर्ड हैं, एलेक्स टेरेस तो जो है वो वर्ल्ड कप से ही बाहर है, और एलेक्सैंड्रो भी मतलब आई थिंक नेक्स्ट मैच तक फुल्ली फिट हो जाएगा। तो डनीलो खेल रहे थे लेफ्ट बैक पे। डनीलो की परफॉर्मेंस ठीक थी, मतलब एक आध जगह उन्होंने थोड़ा बहुत अपना मार्कर वगैरह मिस किया एक शुरू के 5-10 मिनट में, जिस वक्त थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद हम कुछ गड़बड़ कर देंगे आज के मैच में। लेकिन बस वो 7वें मिनट में वो बेहतरीन विनिशियस पे बॉल गई और उसने क्या फिनिश किया, मतलब वन टच फिनिश स्टैंड स्टिल पे, तब बेहतरीन। प्लेयर ऊपर आ रहे हैं एंड ही हैज दैट कंपोजर कि उसने बॉल को ऐसे ऊपर उठाया एंड दैट वाज एब्सोल्युटली सब्लाइम। खड़े मतलब बॉल रोकी, खड़ा है, उधर ही उठा के उसने अंदर फिनिश कर दी। साथ में ऐसे ही होता है ना, जब प्लेयर्स फॉर्म के अंदर होते हैं वर्ल्ड क्लास, जब उनके पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है बॉल के ऊपर, ये हमने बहुत दफा देखा है। तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। वही प्लेयर होता है लेकिन कॉन्फिडेंस होता है, आपके पीछे फॉर्म होती है आपकी और आपके पास वो एक्स्ट्रा सेकंड्स आ जाते हैं, नैनो सेकंड्स कह लेंगे, सेकंड्स अभी कह मैं उसका लेंगे। सुन रहा था, पाउलो बेंटो जो कोरिया का कोच है, वो वही कह रहा था कि भाई जब फर्स्ट हाफ में तो जब भी ब्राजील हमारे तो उसमें अराइव करती थी, हमें लगता था अब ये गोल मार के जाएंगे। वो जिस तरीके से अराइव करते थे, 5 बंदे एक साथ कोऑर्डिनेशन में एक तरीके से, और फिर उसके बाद जो स्किल थर्ड गोल पे जो रिचार्लिसन ने दिखाई, हेडर पे 2 हेडर पे विन, मतलब हेड पे कंट्रोल किया, लेग पे कंट्रोल किया, आगे फ्लिक किया उसने रफीनिया को, रफीनिया ने नेमार अंदर, उसने इतने में रन बना दिए और उसने गोल फिनिश कर दिया। तो मतलब स्पर्स देखती होगी, कहती होगी अबे तू ये क्या कर रहा है, हमारे लिए क्यों नहीं करता? तो वो भी तो देख के कैसा होगा ना उनको कि भाई ये तो देखो तो देखो कौन खेल रहा है मेरे साथ यहाँ पे। यार ये बहुत बड़ा फर्क होता है, मतलब ये बहुत बड़ा फर्क है। फर्स्ट हाफ तो बेहतरीन था। थोड़ा सा शुरू में मैं लुकास पाक्वेटा से थोड़ा सा नाराज हो रहा था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा, लेकिन ब्राजील जो है ना, मैंने नोट किया पहले 10-12 मिनट, आज तो खैर 7 मिनट में ही हो गया था काम, लेकिन 10-12 मिनट ना ब्राजील जरा, वो कहते हैं ना बुखार नापती है, टेम्परेचर नापती है एक तरीके से, फिर कि क्या चल रहा है, कैसे कि इस मर्ज का इलाज कैसे करना है सामने वाली टीम का, तो फिर वो उस तरीके से उसको डील करते हैं। साथ में लोग अक्सर कहते हैं कि डिफेंस नहीं अच्छा। मेरे हिसाब से तो डिफेंस बेहतरीन है ब्राजील का। आपके पास एलिसन है, मैं एलिसन के ऊपर भी बात करता हूँ। फिर आप 3 सेंटर बैक्स के साथ और जा रहे होते हैं। डेनिलो ऑब्वियसली वो मेकशिफ्ट बने हुए थे, अगर वहां पे आप सेंट्रो को खिला देते हैं। फिर कैज़ेमीरो है जो पकेटा इज एन अटैकिंग मिडफील्डर, राइट? अटैकिंग आप कह सकते हैं, बॉक्स टू बॉक्स। फिर आपके पास आगे नेमार होता है, फिर आपके पास रिचार्लिसन होता है, फिर आपके पास रफीनिया और विनीसियस। दे डोंट नीड एक्सपेंसिव फुल बैक्स, राइट? उनको उन प्लेयर से डिफेंसिव काम ही कराना है बिकॉज़ दे हैव इनफ ऑन द विंग्स एंड मिडफील्ड, राइट सादिक भाई? बिल्कुल। और आज अगर आप डिफेंस का भी देखें तो जो गोल भी आया वो भी एक बिल्कुल स्क्रीमर था, मतलब जो उसका कुछ कर नहीं सकते थे, उसको कुछ कर नहीं सकते थे आप। कुछ 90 किलोमीटर पर आवर, 89 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बंदे ने मारा। आई थिंक हां 60 प्लस थी। हां, मतलब वो हिट की थी 60 पे, लेकिन जब तक वो जा रही थी इन फ्लाइट इट वाज अराउंड 89 किलोमीटर पर आवर उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो मतलब उसका कुछ कर नहीं सकते। और बाकी भी जो शॉट्स जो लिए हैं, जो एलिसन को सेव करने पड़े, वो भी आउटसाइड द बॉक्स वाले ही थे। फर्स्ट टाइम में क्या सेव था यार, वो मुझे लगा सादिक भाई 100% जो है वो जा रही है बॉल अंदर, जो एलिसन ने सेव किया। आई थिंक एक चांस मिला था, एक चांस। हां वो भी सेकंड हाफ, वो सेकंड हाफ में।
सेकंड हाफ वो वो भी शॉट बहुत था, अच्छा वो सेव था ब्लॉक एलिस हुआ था, कैरोल। फिर वो डिफेंडर ने भी, मार्किनस ने भी उसको फिर ब्लॉक करके बाहर भेज दी थी बॉल। हम्म, तो हम्म, ये 2-3 चांसेस के अलावा आई थिंक ब्राजीलियन डिफेंस ने कोई ऐसे चांस कंसीड भी नहीं किया। और आज की गेम में आपको समझ में आया कि कैसेमीरो क्यों फबिनियो के ऊपर खेलता है। फबिनियो बहुत अच्छी कैसेमीरो इज डिफेंसिव फ्लॉलेस। वर्क रेट देता है, लेकिन कैसेमीरो उसी वक्त बॉल विन करके आगे पास भी खुद निकालता है। डिस्ट्रीब्यूशन भी फबिनियो उसकी बेहतरीन है। बिल्कुल, तो वहां पे ना वो बहुत जल्दी काउंटर आपका रिलीज कर देता है। मतलब डिफेंस हो रहा होता है, प्रेशर में होती है, सामने वाली टीम आप पे चढ़ के आ रही होती है, वो ब्रेक करता है उधर अटैक और वो फौरन से रिलीज करता है। और उस रिलीज में ना जब आपके पास लुकास पाकेता जैसा प्लेयर हो उसके साथ खेलते हुए, तो पाकेता की भी फिर अटैकिंग पासिंग रेंज बहुत बेहतरीन है, वो गेम बहुत खोल देता बेहतरीन। है फिर। तो ये यही रीजन आज है कि उनको इतना इशू नहीं है फुल बैक्स का, बिल्कुल क्योंकि अटैकिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। और आज थोड़ा सा आपने एक चीज और देखी कि हम हमेशा अभी कल के दिन में हमने कहा कि भाई जब एम्बाप्पे जिस फॉर्म में खेल रहा है तो ही इज अनप्लेएबल। आज आपने एक डिफरेंट साइड देखी, कल आपने एक इंडिविजुअल देखी, आज आपने देखा अगर ये टीम आपस में ऐसे जेल करके खेल रही है तो ये टीम एज अ होल अनस्टॉपेबल है। सच बात है। मतलब एंजॉय आप कर रहे उनका हैं। भी कुछ नहीं कर सकते। सेकंड हाफ में तो फिर वो पाउलो बेंटो भी यही कह रहा था, मैंने उसका सुना अभी, उसका भी यही ओपिनियन था कि भाई देखो सेकंड हाफ में तो ब्राजील खुद भी अलग तरीके से खेल रही थी, उन्होंने गेम को हाँ, स्लो डाउन करा हुआ था। उसके बावजूद 3-4 चांसेस बनाए जिसमें हमने जैसे बात करते थे रफीनिया को ना थोड़ी फिनिशिंग अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। रफीनिया की फिनिशिंग वाज प्रीटी बैड, वरना आराम से 4 की जगह 7 गोल भी पड़ सकते थे। और यही चीज करनी पड़ेगी ब्राजील को, क्योंकि आगे के मैचेस में क्रोएशिया जो है वो एक्सपीरियंस टीम है। ठीक है आज वो डिफेंसिवली थोड़े से ओपन हो रहे थे विंग्स पे जापान से, तो ब्राजील उस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप वेस्टफुल नहीं हो सकते क्रोएशिया जैसी टीम के अगेंस्ट, क्योंकि वो वेटरन टीम है, उनके पास एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस का। वो अगर एक दफ़ा उन्होंने फंसाया मैच तो फिर वो एंड तक फंसा के ले जाएंगे और फिर वो निकाल सकते हैं एंड में मैच। तो वहाँ पे और सेम विथ सेमीफाइनल में अर्जेंटीना मिले या नेदरलैंड्स मिले, और फाइनल में भी कोई ऐसी तगड़ी टीम आएगी। आई थिंक फंसाने वाली टीम है आगे। फेवरेट तो बिल्कुल ब्राजील ही जाएगी जो भी टीम आती है, लेकिन जितनी भी टीम्स अब आपने 3 नाम लिए हैं ना, ये सारी ऐसी टीम्स हैं जो कि गेम को मतलब स्ट्रेच करती हैं, राइट? सेकंड हाफ के अंदर मे बी एक्स्ट्रा टाइम के अंदर हो सकता है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। सो गाइस इट विल बी क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील। आई थिंक अच्छा गेम होने वाला, ऑब्वियसली ब्राजील विल बी फेवरेट, बट हम उसके ऊपर मजीद बात करेंगे जब गेम जो है वो करीब आएगा। सो गाइस दिस वाज अ क्विक रिव्यू फ्रॉम मी एंड सादिक भाई। बेहतरीन अगेन वर्ल्ड कप का बेहतरीन मैच दे रहा। एक बहुत क्लोज गेम देखने को मिला और दूसरा जो है वो वन साइडेड था। नॉर्मलिटी आ रही है। एक अफ्रीकन टीम रह गई है मोरक्को, बाकी एशियन टीम्स निकल गई हैं, और जितने भी अगर पोर्चुगल जीत जाती है जो कि फेवरेट रहेगी कल भी, और दूसरी टीम जो है स्पेन फेवरेट रहेगी, तो वही जितने जो भी पावर हाउसेस हैं फुटबॉल के वो सारे जो है वो आपको क्वार्टर फाइनल्स में दिखेंगे। हो सकता है कोई सरप्राइजेज हो कल, लेकिन कल उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। सो गाइस अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम इट्स अ गुड बाय फ्रॉम बोथ ऑफ अस।